वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी और वो सभी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कंटिन्यूम मैकेनिक्स का पेपर आता है और यूनिट सेकंड का ये वाला सिलेबस मैच करता है, उन सभी के लिए ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी इन दो यूनिट को कर लेता है शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पर्पज़ से, तो उनका यहाँ पर 50% सिलेबस 50% जो है वो कवर हो जाता है। और इस साल 50% इक्वल टू 100% है, यानी कि अगर आप ये दो यूनिट अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। ठीक है। आज अपन जो है एक नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड जो है उसकी शुरुआत करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पर हो सके। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है कि ड्राइव द फोर्स एंड मोमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विबर्लम। एक्विबर्लम इक्वेशन जो है उसको यहाँ पर हमें वेल डिफाइन करके बताना है, साथ में फोर्स और मोमेंट इक्वेशन जो है उसके लिए, यानी कि अल्टीमेट इक्विबर्लम को हमें काम में लेते हुए फोर्स एंड मोमेंट ऑफ इक्वेशन जो है यहाँ पर हमें बतानी है। साथ में यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन ए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम द स्ट्रेस कंपोनेंट्स सिग्मा 13 सिग्मा 23 सिग्मा 33 इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक प्लेन स्ट्रेस दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, उसके जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं सिग्मा 13 सिग्मा 23 सिग्मा 33 उनकी वैल्यू क्या है, 0 है। एंड रिमेनिंग वंस आर फंक्शन ऑफ y1 एंड y2, और बाकी जो भी फंक्शन बच गए उनकी वैल्यू क्या है, y1 एंड y2 है। इफ़ द बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स एंड बॉडी मूवमेंट्स आर इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जो बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स हैं और जो बॉडी मूवमेंट है अगर वो 0 है तो उस कंडीशन में हमें एक रिलेशन बताना है, ए रिलेशन बिटवीन द नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट्स एंड ए सिंगल फंक्शन फाई y1 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसमें रिलेशन बताना है। ओवरऑल बात यही है कि इक्वेशन ऑफ इक्विबर्लम जो है वो फोर्स एंड मोमेंट के लिए यहाँ पर हमें वेल डिफाइन करनी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि 2015 में, फिर 17 में, फिर 19 में और लगातार 20 में ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि 2022 यानी कि आने वाली ये जो साल है इसके लिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत ही प्यार से और सावधानी से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी प्यारी प्यारी सी, और आपको जल्दी ही यहाँ से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक्सिस यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी एक्सिस आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ये y1 है, ये y2 है और ये y3 एक्सिस है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है y1 एंड y2 एक्सिस की, y3 एक्सिस की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट्स हमें जो दे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, हमने क्या माना, हमने एक सरफेस माना एस, ये कोई सरफेस है एस। ठीक है, कोई भी सरफेस कुछ इस तरीके का है ना। इसके अंदर एक रीजन आर है जो बाउंडेड है, क्या है, एक रीजन आर है। आर रीजन कौन सा है, ये वाला, ये एक आर रीजन है जो बाउंडेड है इस सरफेस के अंदर। ठीक है, ओके भाई, ये रीजन आर है, ये सरफेस एस है, कोई भी सरफेस एस मान लो जो बाउंडेड है, जिसकी वैल्यू है dv। याद रहेगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, एफ आयोटा। एफ आयोटा मान लो, और आयोटा जहाँ पर आ जाता है इसका मतलब ये है कि ये f1 f2 f3 कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक सरफेस और क्या है, कुछ इस तरीके का है ना। इसकी जो वैल्यू वो क्या है, एन आयोटा, यानी कि ये भी क्या हो सकता है, n1 n2 n3 कुछ भी हो सकता है। साथ में स्ट्रेस किसकी बात हो रही थी, स्ट्रेस टेंसर की, स्ट्रेस प्रॉब्लम की बात हो रही थी, है ना। तो ये हमने साथ में एक ले लिया स्ट्रेस वेक्टर। ओके, इसमें कहीं पर इसमें स्ट्रेस वेक्टर है। तो डायग्राम आपको समझ आ गया, क्या समझ में आया, लेट वी
कंसिडर एनी आर्बिट्री रीजन आर, ठीक है, एनी आर्बिट्री रीजन आर ऑफ द कंटिनम बाउंडेड बाय ए सरफेस एस, ठीक है, जो डायग्राम में है वही यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है। द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, द फोर्स, भाई फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स इक्विलिब्रियम स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से, है ना। इक्वेशन इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, भाई जाहिर सी बात है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा, इस रीजन आर के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स डालेगा, ठीक है, बाह्य बल जो यहाँ पर कार्य करेगा। तो उस कंडीशंस में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एस सिग्मा आयोटा डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर रो, यहाँ पर ये रो है, ठीक है, और एफ आयोटा की बात हो रही है तो एफ आयोटा डी वी इक्वल टू 0। ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है। तो एक चीज़, स्ट्रेस वेक्टर जो है, स्ट्रेस वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस वेक्टर इक्वल सिग्मा आयोटा इक्वल टू सिग्मा जे आयोटा एन जे, ठीक है। सिग्मा आयोटा क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, सिग्मा आई जे आई क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि सिग्मा आयोटा क्या है, स्ट्रेस वेक्टर, ठीक है, जो हमने यूनिट में पढ़ा है 3rd में, और सिग्मा जे आयोटा ये क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स, ठीक है। आप बताना चाहो तो ये बता सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, हालांकि पता होता है एग्जामिनर को, जाहिर सी बात है, तो ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर सिग्मा आयोटा की वैल्यू क्या है, सिग्मा आई जे, तो जहाँ पर सिग्मा आयोटा है उसकी वैल्यू ये रखी जा सकती है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस सिग्मा जे आयोटा एन जे डी एस प्लस रीजन ऑफ आर रो एफ आयोटा डी वी इक्वल टू 0, ओके। बट यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको काम में लेंगे, बट वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ एन डी एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी एफ डॉट डेल डॉट डी वी, ठीक है, एफ से एफ कटेगा, यानी कि जहाँ पर एन डी एस है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये रख सकते हैं, डेल डी वी रख सकते हैं। तो एन डी एस यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, तो इसको क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए इस पर अपन यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, जैसा क्वेश्चन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को काम में लेंगे, तो रीजन ऑफ आर सिग्मा जे आयोटा जे डी वी प्लस रीजन ऑफ आर रो एफ आयोटा डी वी इक्वल टू 0, यही था, सिंपल था, ओके। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ आर सिग्मा जे आयोटा इंटू जे प्लस रो एफ आयोटा और डी वी इक्वल टू 0, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, सिंपल था भाई, डी वी को मना रहा है तो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। वेयर ये जो आर है ये क्या है, आर इज आर्बिट्री रीजन, ठीक है, आर्बिट्री रीजन है। वी क्या है, वी आर्बिट्री फंक्शन है एंड वी इज आर्बिट्री। देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा जे आयोटा जे प्लस रो एफ आयोटा इक्वल टू 0,
बिल्कुल। नाउ सिग्मा जे आयोटा जे प्लस एफ आयोटा है ना, ये एफ आयोटा जो है ना बेस में है इसके, और साथ में इस पर एक कैप लगाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इक्वल टू 0, जहाँ पर हमने एफ आयोटा कैप इक्वल टू क्या माना, रो एफ आयोटा माना। ठीक है, यहाँ पर इसको माना और ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बॉडी स्ट्रेस टेंसर है उसके एब्सेंस में इसको साइमेट्रिक बताएंगे। ठीक है, नाउ प्रूव एब्सेंस ऑफ बॉडी स्ट्रेस टेंसर साइमेट्रिक। ठीक है, साइमेट्रिक बताएंगे इसको। तो इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, हमारा जो प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है, ये क्या था, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम था, है ना। फॉर द प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम एफ आयोटा कैप इक्वल टू 0, then the equilibrium equation, then the equilibrium equation are the absence of body force, or the absence of body force। तो बॉडी फोर्स के एब्सेंस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम एफ आयोटा कैप इक्वल टू जब 0 है तो उस कंडीशंस में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो क्या होंगी, ज़रा ध्यान से देखना। डेल सिग्मा 11 अपॉन डेल y1 प्लस डेल सिग्मा 12 अपॉन डेल y2 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर y1 और y2 इन दो ही फंक्शंस की यहाँ पर बात की गई थी, है ना, क्वेश्चंस के अंदर। तो हमने यहाँ पर ये दो फंक्शन लिए, अगर 3 की होती तो 3 पर लेते हैं, है ना। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर अपन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल इतना ही रखते हैं। दूसरी क्या होगी, डेल सिग्मा 21 अपॉन डेल y1 प्लस डेल सिग्मा 22 अपॉन y2 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2। कर लोगे सिंपल सा। Now the first and second quantities, the extents of some function क्या होंगे, let first and second quantities the extents of some function। सम फंक्शंस यानी कि हमें जो फंक्शंस गिवन थे, है ना, क्या गिवन था हमें, 5y1 y2 गिवन था, लेकिन उसी से रिलेटेड हमने एक क्या माना, f y1 और y2, दूसरा हमने माना कोई भी g y1 y2। ओके ये तो हमें गिवन था y1 y2 f वाला, ये हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काम करेंगे इसलिए। ओके तो सच दैट सिग्मा 11 की जो वैल्यू वो क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल y2 होगी। ध्यान से देखना इन चीज़ों को। एंड सिग्मा 12 की वैल्यू होगी माइनस डेल एफ अपॉन डेल y1। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों ही आएंगे, इक्वेशन नंबर 11 और सिग्मा 12 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना डेल y1 है और ये डेल y2 है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। साइमेट्रिक की यहाँ पर बात हुई थी तो साइमेट्रिक इसको दिखाया है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 21 की भी कुछ वैल्यू होगी, ये होगी माइनस डेल जी अपॉन डेल y2। अब ध्यान से देखना, है ना, डेल y2 पहले आया है, इसमें भी पहले आया था, लेकिन यहाँ पर ये साइमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं था साइमेट्रिक, इसको यहाँ पर साइमेट्रिक बताया है। एंड सिग्मा 22 इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल y1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सिग्मा 21 और सिग्मा 22 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 के अंदर काउंट की जाएंगे। कर लोगे, सिंपल सा था।
एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा 12 एंड सिग्मा 21, यानी अगर इसको एक्सप्रेशन किया जाए, एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा 12 एंड सिग्मा 21, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई वन बराबर डेल जी अपॉन डेल वाई टू। ठीक है, इस केस के अंदर जो हमारा फंक्शन है फाई वाई वन वाई टू वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। ठीक है, जब ये एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशंस में जो हमारा फोर्स है, बॉडी फोर्स जो है, उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, है ना। इन दिस केस फंक्शन फाई वाई वन वाई टू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करता है ना, तो कुछ वैल्यूज होंगी एफ की, एफ बराबर डेल फाई अपॉन डेल वाई टू एंड जी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई वन। बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना चीज़ों को। ओके, यानी एफ की वैल्यू मिल गई, जी की वैल्यू मिल गई, कर लोगे इतना काम, सिंपल सा था। अब हमें क्या करना है, एफ और जी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 के अंदर रखनी है, और वही हमारा क्या होगा, स्ट्रेस फंक्शन होगा। ठीक है, और उसी स्ट्रेस फंक्शन के लिए इक्वेशन जो हैं इक्विलिब्रियम होंगी। तो इतना सा काम हमें यहाँ पर और करना है, कर देते हैं, 2 से 3 मिनट में लगें। क्या करना है हमें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 से सिग्मा 11 इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई टू, एफ की वैल्यू रखेंगे तो डेल फाई अपॉन डेल वाई टू, इसको सोल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई टू स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा 11 की। उसी प्रकार सिग्मा 12 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई वन था और डेल फाई अपॉन डेल वाई टू, ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एफ की, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई वन वाई टू, और साथ में माइनस है तो माइनस रखेंगे, साइमेट्रिक था इसलिए। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अगर ये सिग्मा 12 की वैल्यू है तो इसी तरीके की क्या होगी, सिग्मा 21 की वैल्यू भी होगी, है ना। तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम बता सकते हैं कि इसका साइमेट्रिक है, और साइमेट्रिक तो सिग्मा 21 की वैल्यू भी यही होगी। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा 21 की वैल्यू निकालें, है ना। अगर यहाँ पर माफ़ करना, सिग्मा 12 की वैल्यू निकालें, 11 की निकाली, 12 की निकाली, अब 21 की वैल्यू निकालें लाइक, तो वो क्या होगी, माइनस डेल, ये काम किया था हमने इक्वेशन नंबर 3 से, सिग्मा 11 और सिग्मा 12। अब ये काम करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 से, उसमें वैल्यूज रखेंगे वाई टू डेल फाई अपॉन डेल वाई वन, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई वन और डेल वाई टू। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर मैं भूल गया, जैसे यहाँ पर ये डेल वाई वन था, डेल वाई टू, तो यहाँ पर डेल लगाना भूल गया, यहाँ पर डेल लगा लो भाई। ठीक है, ये 21 बराबर सिग्मा 12, भाई इसका ये साइमेट्रिक है तो ये सिग्मा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों फंक्शंस को सेम है ना, अलग नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर सिग्मा 21 बता करके इसकी वैल्यू मत निकालो चाहिए, पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज रखनी है इक्वेशन के अंदर, इसलिए हमने ये कार्य प्रगति पर किया है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 से सिग्मा 22 की वैल्यू निकालें तो डेल अपॉन डेल वाई वन, वैल्यूज रखेंगे एफ की, डेल वाई अपॉन डेल वाई वन, ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई वन स्क्वायर। ओके, बस सिंपल। सो दैट यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाई इज कॉल्ड एरी स्ट्रेस फंक्शन। ठीक है,
सिंपल सिंपल और सिंपल सा काम किया था, अलग कोई काम नहीं किया हमने। कुछ 2-4 बातें हमने यहाँ पर नहीं सीखी, उन्हीं को घुमा फिरा के वैल्यूज को इक्वेशंस के अंदर पुट किया और हमारे सामने इक्वेशन जो है वो सोल्व हो जाता है। 10 नंबर पक्के समझ लेना 2022 के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो आप विद टाइमिंग कमेंट कर देना, निश्चित तौर पर आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल के लिए अपन यूनिट सेकंड जो है उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास जो है वो प्रोवाइड करवा दी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसको आवश्यक रूप से जो है कर लेना है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप उस क्वेश्चन को करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 2022 में इस क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहता है कि फॉर ए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम द बॉडी फोर्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट, यानी कि एक प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है जिसके अंदर बॉडी फोर्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, बट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बॉडी फोर्स पोटेंशियल फंक्शन। हो सकता है कि इसकी जो टर्म्स हैं बॉडी फोर्स फंक्शन की वो पोटेंशियल के अंदर साइन y1 y2 को फॉलो करें। अगर साइन y1 y2 को फॉलो करती है तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो वैल्यू है वो f1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस डेल साइन अपॉन डेल y1, और f2 की वैल्यू है वो होगी माइनस डेल साइन अपॉन डेल y2। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है ऐसा। इतना कुछ देने के बाद क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन साइन एरी स्ट्रेस फंक्शन फाई, यानी कि साइन और फाई के अंदर हमें रिलेशन जो है वो बताना है। स्ट्रेस फंक्शन जो है हमें गिवन है और ये जो फंक्शन हमारा आएगा ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि साइन और फाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हमें वेल डिफाइन करके बता देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। तो कल हमने ये डायग्राम पढ़ा था, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे, थोड़ी चर्चा। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई फंक्शंस लिए हैं y1 y2 y3, एक सरफेस लिया है s और एक रीजन लिया है r, उसमें f आयोटा को लिया है और स्ट्रेस वेक्टर n आयोटा को, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा को लिया है और n आयोटा को लिया है। ठीक है, जैसा यहाँ पर हमने इस डायग्राम के अंदर लिया है वही फंक्शन हमें यहाँ पर बताना है कि लेट वी कंसीडर एनी आर्बिट्री रीजन ऑफ r ऑफ द कंटिन्यूम बाउंडेड बाय ए सरफेस s। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन था है ना, इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है अगर हम उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो वो कार्य करेगा तो उसका सम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ s सिग्मा आयोटा डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r रो एफ आयोटा डी वी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो एफ आयोटा इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा जे आयोटा u सिग्मा जे आयोटा एन जे, यहाँ पर ये क्या है, एन है, एन जे। ओके, जहाँ पर सिग्मा आयोटा क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है और सिग्मा जे आयोटा क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स है। अब हमें क्या करना है, ये जो सिग्मा आयोटा है इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ओके साथियों, सिंपल सा काम था। बट वी नो दैट गास डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हमारी क्या होती है, गास डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। इसमें हमने एफ से एफ काटेंगे तो जहाँ पर एन डी एस है ना, यहाँ पर देखो एन डी एस है, इस एन डी एस की जगह हमें डेल डी भी रखना है और कुछ नहीं करना, ऐसा कर देंगे। ये पिछले वाली क्लास ही है जिसको वापस से रिवाइज करवाया जा रहा है और इस क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये रिवाइज नहीं है, ये आपको पहले करके बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये वापस से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। गास डाइवर्जेंस थ्योरम को काम में लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी,
यहाँ से हमने डी वी को कॉमन ले लिया और ये वाला फंक्शन बनेगा। आर क्या है, आर्बिट्री रीजन है। वी क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सिग्मा जे आयोटा जे प्लस रो एफ आयोटा इक्वल टू 0 होगा। ये जो रो एफ आयोटा इक्वल टू जो सॉरी माफ़ करना, रो एफ आयोटा जो है इसकी वैल्यू हमने एफ आयोटा कैप ले ली, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बदलेगा। इतना आपको यहाँ पर करना है। इस क्वेश्चंस के लिए भी आपको इतना काम करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर कह देगा कि अगर आप ये डायरेक्ट सी कंडीशन लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पता है ना तो आप ये डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हो, डजेंट मैटर, दिक्कत की कोई बात नहीं। पर होता क्या है कि आप लाइक दैट पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप इतना करोगे ना तो उसमें कोई मतलब घाटे वाली बात नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है वो बढ़ेगा और इससे एग्जामिनर जो है वो इस चीज़ को समझेगा अच्छे से कि बच्चे को ये चीज़ें पता थी, करना आता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। नाउ इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ध्यान से समझना। अब तक जो मैंने आपको करवाया था ये मैंने आपको पहली क्लास में भी करवाया है, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, नाउ इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम सिग्मा 12 बराबर सिग्मा 23 बराबर सिग्मा 33 की वैल्यू अगर 0 हो, क्या हो, इन सभी की वैल्यू क्या हो, 0 हो, एंड रिमेनिंग स्ट्रेस आर फंक्शन, जो फंक्शन बच गए, रिमेनिंग स्ट्रेस आर फंक्शन y1 एंड y2 ओनली। ठीक है, y1 एंड y2 ओनली। देन इस कंडीशन में हमें जो f1 की वैल्यू गिवन है वो क्या है, माइनस डेल साई अपॉन डेल y1 है। ठीक है, और f2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस डेल साई अपॉन y2 है। ठीक है, जो हमारी इससे पहले जो इक्वेशन आई थी हमने उसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को काम में लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी सिग्मा आयोटा जे इंटू जे प्लस एफ आयोटा इक्वल टू 0 ये था। इसमें हमने क्या किया, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 लिया एंड जे इक्वल टू 2 लिया। ले सकते हो क्या, इतना काम तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा 11 इंटू 1 प्लस सिग्मा 21 इंटू 2 प्लस एफ आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास f1 जो है ना इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे प्यारे साथियों, और इसको एक्सप्रेस्ड करेंगे किस तरीके से होगा, डेल सिग्मा 11 अपॉन डेल y1, ये जो 1 है ना ये किसको डिनोट करेगा, डेल y1 को, प्लस डेल सिग्मा 21 अपॉन डेल y2, ये जो 2 है ये डेल y2 को डिनोट करेगा, प्लस f1 की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये f1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं, माइनस डेल साइन अपॉन डेल y1 इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देखो और इसको सोल्व करोगे तो हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल y1 इंटू सिग्मा 11 माइनस साइन प्लस डेल सिग्मा 21 अपॉन डेल y2 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2। कर लोगे ना इतना काम तो भाई, इसको यहाँ पे डेल y1, ये भी डेल y1 है, ये डेल सा दिख नहीं रहा ना, एक्चुअली में क्या है कि पता नहीं क्यों मेरे से ज़्यादा मुड़ता नहीं है फंक्शन। ओके, इसको और इसको ध्यान से देखो तो सिग्मा 11 और साइन कॉमन आ सकता है, सॉरी डेल अपॉन डेल y1 कॉमन आ सकता है, सिग्मा 11 माइनस साइन बचेगा और ये बच जाएगा। ठीक है, एंड सेम केस हमें क्या करना है, i इक्वल टू 2 लेना है। ठीक है, i इक्वल टू 2 लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सिग्मा 12 इंटू 1 प्लस सिग्मा 22 इंटू 2 प्लस f2 इक्वल टू 0 ये बनेगा। इसको क्या लिखेंगे, डेल सिग्मा 12 अपॉन डेल y1 प्लस डेल सिग्मा 22 अपॉन डेल y2
प्लस F2 की वैल्यू हमें गिवन इक्वेशन में वो क्या है माइनस डेल साइन अपॉन डेल Y2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल Y2 इंटू सिग्मा 22 माइनस साइन प्लस डेल सिग्मा 12 अपॉन डेल Y1 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 3। देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल Y2, यहाँ पर डेल Y2 को कॉमन ले लें, डेल अपॉन डेल Y2 को कॉमन ले लेंगे ना, तो सिग्मा 22 यहाँ से बचा और माइनस का साइन यहाँ बचा। इसको इस तरीके से बता देंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई करेगी किसको, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, और उसके अंदर एग्जिस्ट होनी चाहिए। किस कंडीशंस में होगी ये देखना है ज़रा। इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाई, ठीक है, एंड एग्जिस्ट सम फंक्शन। कुछ फंक्शंस के लिए सेटिस्फाई होगी। कौन से होंगे वो फंक्शन, मान लिया हमने Fy1 और y2 के लिए होगी, ठीक है। तो सच दैट डेल अपॉन डेल Y1 इंटू सिग्मा 11 माइनस साइन प्लस डेल सिग्मा 21 अपॉन Y2 इक्वल टू 0। इसके लिए होनी चाहिए हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो क्या फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास। सिग्मा 11 की वैल्यू क्या होगी, डेल F अपॉन डेल Y2 होगी, और सिग्मा 21 की वैल्यू क्या होगी माइनस डेल F अपॉन डेल Y1 होगी। उसी प्रकार अगर इसका उल्टा कर दें तो ये डेल 12 हो जाएगी, सॉरी सिग्मा 12 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये जो वैल्यू चाहिए इस फंक्शन के अंदर हमें रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा 11 माइनस साइन इक्वल टू डेल F अपॉन डेल Y2। अब ये करना आपको है, कैसे करोगे वो आप देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। सिग्मा 11 की वैल्यू रखना है यहाँ पर सिग्मा 21 की वैल्यू रखना, थोड़ा सा सोल्व करोगे उसके बाद में सिर्फ आपके पास माइनस डेल साइन बचेगा, बाकी सारा फंक्शन कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड सिग्मा 11 से एडिशन करना है, बोथ साइड करने के बाद आपको क्या होगा, फंक्शन बच जाएगा। फंक्शन बचने के बाद में यहाँ पर सिग्मा 11 एज रख लेना और यहाँ पर सिग्मा 11 की वैल्यू रख देनी है, बस इतना ही करना है। कर लो कितना काम, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। उसी प्रकार सिग्मा 21 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस डेल F अपॉन डेल Y1 आएगी। इसको भी सोल्व करने पर पता चल जाएगा आपको। ये है इक्वेशन नंबर 5। वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने बात की इक्वेशन नंबर 2 की, कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई होगा सम फंक्शंस के लिए, और वो फंक्शंस क्या थे हमारे, ये थे। अब उसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली हम क्या बताएंगे, इक्वेशन 3 इज सेटिस्फाइड Gy1 एंड Y2, ठीक है। Gy1 एंड Y2 फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड करेगा। अगर ऐसा करता है तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा 12 इक्वल टू माइनस डेल G अपॉन Y2 मिलेगा, ठीक है, वैल्यू रखने पर। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से सिग्मा 22 माइनस साइन इक्वल टू डेल G अपॉन डेल Y1 ये मिलेगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। कर लो कितना काम, जो ऊपर हमने जो काम किया ना इक्वेशन नंबर 2 के लिए, सेम वैसा ही प्रोसेस करके लेके आना और ये वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सिंपल सा। अगर मैं इसको एक्सप्रेस्ड करूँ, ठीक है, एक्सप्रेस्ड 4, तो मुझे सिग्मा 12 इक्वल टू सिग्मा 21 मिलेगा ना, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डेल F अपॉन डेल Y1 बराबर डेल G अपॉन डेल Y2। इक्वेशन नंबर 8, इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 8। ओके, इक्वेशन नंबर 8 जो है वो सेटिस्फाइड होगी और एग्जिस्ट करेगी। इक्वेशन नंबर 8 इज
सेटिस्फाइड एंड एग्जिस्ट 5y1 y2। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास फोर्स की जो एक्शनल बॉडी फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, F इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल y2 और G इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल y1 होगी। ये आपको याद रखना है। अब F और G की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में रखेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी F और G की वैल्यू रखी थी और हमारा आंसर आ गया था। इसमें भी हमें यही करना है कि पुट द वैल्यूज ऑफ F एंड G इनटू इक्वेशन। ध्यान से देखना, 4, 5, 6, 7 लगातार 4, 5 और 6 इक्वेशन के अंदर F और G की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से। सिग्मा 11 माइनस साइन इक्वल टू डेल अपॉन डेल y2 वैल्यू रखेंगे डेल फाई अपॉन डेल y2। F की वैल्यू रखी है, इसको सोल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सिग्मा 11 बराबर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y2 स्क्वायर प्लस साइन, ये भी लिख सकते हो। एक ही बात है भाई, ये जो माइनस का साइन था इसको इस साइड ले गए और कुछ नहीं किया, कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ सिग्मा 21 में अगर वैल्यू को रखा जाए तो माइनस डेल अपॉन डेल y2 और G की वैल्यू क्या होगी, डेल फाई अपॉन डेल y2 बराबर माइनस डेल स्क्वायर साइन, माइनस था इसमें तो माइनस ले लिया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल y1, यहाँ पर माफ़ करना ये y1 था, डेल y1 और डेल y2। ओके, डेल y2 जो बराबर होगा सिग्मा 12 के। चाहो तो रख सकते हो, सिग्मा 12 की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सिग्मा 12 में अगर रखें तो माइनस डेल अपॉन डेल y2 इंटू डेल फाई अपॉन डेल y1। यहाँ पर हम G की वैल्यू रखेंगे सिग्मा 12 के लिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 जो है ऐसा ही करने को कहता है, इसलिए। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y1 डेल y2। ठीक है, सिमिलर है यहाँ पे, देखो इसको इसको सिमिलर है, बाकी चाहे आप ये मान लो चाहे आप इसका उल्टा मान लो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 7 में वैल्यू पुट करेंगे। 6 में कर दी, 4 में कर दी, 4 में करेंगे ये आएगी, 5 में करेंगे ये आएगी, 6 में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 7 में करेंगे तो सिग्मा 22 माइनस साइन इक्वल टू डेल अपॉन डेल y1 डेल फाई अपॉन डेल y1। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा 22 माइनस साइन इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y1 स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा 22 इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y1 स्क्वायर प्लस साइन। ठीक है, बता सकते हो। तो इतना ही बताना था आपको। ठीक है, द फंक्शन 5y1 y2 इज कॉल्ड एरी स्ट्रेस। इतना ही बताना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आप इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो विद टाइमिंग कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा वापस से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए एज ए ऑप्शनल पेपर किसी भी विद्यार्थी ने अगर लिया है तो वो ये क्लासेस देख सकता है। ओके, तो कंटिन्यूम मैकेनिक्स में अपन यूनिट सेकंड जो है वो पढ़ रहे हैं। आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अपन करने वाले हैं। ठीक है,
सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, कहता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा एंड स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा आयोटा जे। यानी कि हमें एक रिलेशन बताना है स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, अगर तो मैं गत वर्षों की बात करूं तो 2014, 16, 18 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके साथियों, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या सॉल्यूशन यहाँ पर रहने वाला है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर, यानी कि एक चतुष्फलकीय की संरचना जो है वो यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी। तो सपोज हमने एक चतुष्फलकीय की संरचना जो है वो यहाँ पर लेते हैं ना। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट माना P। ठीक है, ओके, और इसको बनाना है हमें चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय इसको बना देंगे। यहाँ पर इसको मैंने माना कोई पॉइंट P माना। ओके, ध्यान रहेगा, सिंपल सा इतना। यहाँ पर ये जो चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं ये डायरेक्शंस हैं, है ना। इन डायरेक्शंस पर भी अपन काम करेंगे। जैसे ये y1 है, इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये y2 है और ये y3 डायरेक्शन है। ओके, इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं कहीं पर। जैसे सपोज यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया और यहीं से इसको, चलो पहले इसको मिला देते हैं ना, स्ट्रक्चर अच्छी दिखेगी। इसको मिला दिया यहाँ पर कहीं पे और अब इसको यहाँ से कहीं पे मिला देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या होगी, एक टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। इसको नाम दे दिया कोई पॉइंट P1, ये कोई पॉइंट P2 है और ये कोई पॉइंट P3 है। ठीक है, इसकी कोई एक डायरेक्शन होगी, कोई भी अनदर डायरेक्शन, जिसे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेस वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर स्ट्रेस वेक्टर होगा एन आयोटा और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू को डिनोट करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, सिंपल सा था। ये एक डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है। अब हमने इस डायग्राम में जो जो चीज़ें काम में ली हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम मान लेते हैं। देखिए मैं साथ साथ जो है, अगर आप चाहो तो इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मौखिक तौर का क्वेश्चन है। इसमें एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि डेरिवेशन जो है वो नहीं करना है। ओके, तो देखना कैसे। लेट वी कंसीडर ए स्मॉल but finite tetrahedron। हमने माना एक छोटा लेकिन एक फाइनाइट चतुष्फलकीय संरचना, कौन सी, P1, P2, P3। हो गया 4 पॉइंट। ठीक है, एट ए पॉइंट P। ओके, इतना हमने मान लिया। आगे देखना, द continuum have its phases, यानी कि इसके जो फेस होंगे वो क्या क्या होंगे, P2 P3, P3 P1, P1 P2, जो बाउंडेड होंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, बाउंडेड बाय ए कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होंगे हमारे, जैसे यहाँ पर इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो y2 y3, इसके लिए बात करें
तो y3 y1, इसके लिए बात करें तो y1 y2, ठीक है, प्लेन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, याद रह लेगा, इतना सा छोटा सा काम था। एंड स्लोपिंग फेस क्या होगा इसका, ये तो था इसका कंटिन्यूम फेस, P1 सॉरी P2 P3 P3 P1 P1 P2, ठीक है। एंड स्लोपिंग फेस, स्लोपिंग फेसेज, स्लोपिंग फेस क्या होगा, P1 P2 P3 होगा, हुज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, हुज नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आयोटा, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको एन आयोटा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो एन आयोटा, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, याद रहेगा, सिंपल। नाउ वी टेक ए लॉजिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, नाउ वी टेक, लॉजिकल नहीं, लोकल, लोकल, हमने हमारे मतलब कि हमने हमारे हिसाब से कोई जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर हमने मान लिए लोकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Py1 Py2 Py3 एट ए पॉइंट P, ठीक है, हमने मान लिए हमारे हिसाब से। अब देखना, लेट, ध्यान से समझना इस चीज़ को, सिग्मा आयोटा इक्वल टू, ये जो सिग्मा आयोटा है ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, भाई क्वेश्चन में गिवन है, स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट P, ठीक है। सिग्मा आयोटा जे, ये क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट, स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट ए पॉइंट P, जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं अभी वही चीज़ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। रो, ये क्या है, डेंसिटी पॉइंट, घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी पॉइंट ऑफ P। एफ आयोटा, एफ आयोटा क्या होता है, बॉडी फोर्स होता है, ठीक है, बॉडी फोर्स या बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एट पॉइंट P, याद रख लोगे। सिग्मा आयोटा क्या होता है, सिग्मा आयोटा जे क्या होता है, रो क्या होता है, एफ आयोटा क्या होता है, इतना सा याद रखना है, सिंपल सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्लोपिंग P1 P2 P3 हमने मान लिया है, देन एरिया ऑफ P2 P3 इक्वल टू AN1 हमने माना, AN1 ऐसे मान लिया हमने। उसी प्रकार एरिया ऑफ P3 P1 क्या होगा, AN2। उसी प्रकार एरिया ऑफ P1 P2 इक्वल टू क्या होगा, AN3 हमने मान लिया हमारे हिसाब से। ओके, इतना काम कर लोगे, सिंपल था। नाउ सिंस ये जो हमारा टेट्राहेड्रोन था ये फाइनाइट था, तो इसको अगर मैं एवरेज क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करूं, डिनोट्स करूं, तो हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सिंस टेट्रा आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन जैसे मैं खुद ही मतलब पढ़ रहा हूँ, है ना, जैसे मैं खुद ही वो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन है ही ऐसा एक्चुअल में। अगर आप क्लास को एक बार थोड़ा ध्यान से देख के इसका नोट्स बना के, है ना, और खुद से करोगे तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिंस टेट्राहेड्रोन इज फाइनाइट सो इंट्रोड्यूस एवरेज quantities denotes by
कैप। इससे हम जो इसकी जो एवरेज क्वांटिटीज हैं उसको इस साइन चिन्ह से डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके, यानी कि कैसे डिनोट करेंगे, जैसे सिग्मा था हमारे पास, सिग्मा आयोटा था, प्लस सिग्मा आयोटा कैप, इस पर कैप लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्ट्रेस वेक्टर एक्रॉस सरफेस P1 P2 P3 ऑन द टेट्राहीड्रोन, ठीक है, इतना ही था। अब देखना सिग्मा 1 आयोटा प्लस सिग्मा 1 आयोटा कैप, तो ये क्या है, ये भी है एवरेज स्ट्रेस वेक्टर across surface P2 P3 on the टेट्राहीड्रोन, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा, ध्यान रखना है, जैसे ये क्या किसके लिए आया, 1 के लिए आया, उसी प्रकार सिग्मा 2 आयोटा प्लस सिग्मा 2 आयोटा कैप भी होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा एवरेज स्ट्रेस वेक्टर एक्रॉस सरफेस, सरफेस क्या होगा अब की बार, सरफेस P2 माफ करना P2 P3 आएगा तो P3 P1 ऑन द टेट्राहीड्रोन, ठीक है। ये लाइन लिखनी है आपको, एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस सरफेस, ठीक है। उसी प्रकार सिग्मा 3 आयोटा प्लस सिग्मा 3 आयोटा कैप भी होगा एवरेज स्ट्रेस वेक्टर अक्रॉस सरफेस, याद रखना है ये आपको, ये लाइन यहाँ पर भी लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद में आपको जो सरफेस है वो क्या होगा, P1 P2 ऑन द टेट्राहीड्रोन, ठीक है। ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख दिया, बाकी वैसा कुछ है नहीं। ओके, उसके बाद में हमारा क्या आया था, रो आया था, है ना, तो रो था प्लस रो कैप, अगर रो कैप होता तो ये क्या होता, रो क्या थी, डेंसिटी थी, अब क्या है, एवरेज डेंसिटी, ठीक है। उसी प्रकार एफ आयोटा था प्लस एफ आयोटा कैप साथ में हो, तो एफ आयोटा क्या था, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास था, अब क्या हो जाएगा, एवरेज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, बस, ठीक है। सिंपल सा था, इतना काम कर सकते हो। अब देखो ये जो हमारा टेट्राहीड्रोन है ये इक्विलिब्रियम के इक्वल में होगा, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, यानी कि इक्विलिब्रियम के बराबर अगर है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, देखना ज़रा, सिंस दिस टेट्राहीड्रोन इज इन इक्वल टू इक्विलिब्रियम, देन एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, क्या, इसको याद रखना, 1/3 AH, ये H है ना कि N है, ठीक है, रो प्लस रो कैप F आयोटा प्लस F आयोटा कैप प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप, ठीक है, इंटू A माइनस, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, बड़ा ब्रैकेट सिग्मा 1 आयोटा प्लस सिग्मा 1 आयोटा कैप इंटू AN1 ठीक है, फिर प्लस होगा सिग्मा 2 आयोटा प्लस सिग्मा 2 आयोटा कैप AN2 प्लस सिग्मा 3 आयोटा प्लस सिग्मा 3 आयोटा कैप AN3, ठीक है।
ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, इन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एच। अगर इसको एक्सप्रेस्ड किया जाए तो किस तरीके से होगा, 1/3 AH है ये, ठीक है, रो प्लस रो कैप, एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप इंटू ए माइनस सिग्मा 1 आयोटा प्लस सिग्मा 1 आयोटा कैप AN1, ठीक है। एक्सप्रेस करेंगे तो इक्वल टू 0। सिमिलरली 1/3 AH रो प्लस रो कैप, एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप इंटू ए माइनस सिग्मा 2 आयोटा प्लस सिग्मा 2 आयोटा कैप AN2 इक्वल टू 0, ठीक है। फ़र्क बस यहीं पर आया है, बाकी ये सेम थी इक्वल टू 0। अब उसी प्रकार से थर्ड बनेगी हमारे पास, है ना, 1/3 AH रो प्लस रो कैप, एफ आयोटा प्लस एफ आयोटा कैप इंटू प्लस सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा कैप इंटू ए माइनस सिग्मा 3 आयोटा प्लस सिग्मा 3 आयोटा कैप AN3 इक्वल टू 0, AN3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉकिंग लिमिट एच टेंस टू 0। अगर लिमिट एच टेंस टू 0 हो, उस कंडीशन में लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आयोटा कैप, सिग्मा IJ कैप, रो कैप और एफ आयोटा कैप इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर ये 0 होगा देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सिग्मा आयोटा ए प्लस सिग्मा IJ ANJ इक्वल टू 0 होगा। यानी कि दोनों से अगर ए कॉमन ले लिया जाए तो सिग्मा आयोटा, यहाँ से कैप को हटा दूँ, है ना, कैप नहीं आएगा यहाँ पे सिग्मा आयोटा प्लस सिग्मा आयोटा जे NJ इक्वल टू 0। ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, यानी ये 0 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, माफ़ करना, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये भी माइनस होगा। तो सिग्मा आयोटा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आयोटा जे NJ, यानी कि स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा आयोटा के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ये होगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ओके, हेंस प्रूव्ड इट। बस इतना ही बताना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। दिक्कत बस आपको यहाँ पर ये लगेगी कि जो टेट्राहेड्रोन है ये इक्विलिब्रियम के कैसे होगा, बस यहाँ पर आके आपको दिक्कत लगेगी, बाकी मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप सिर्फ इस लाइन को रट लेना, ठीक है, समझने समझाने वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको आवश्यक रूप से करना है। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, डिफाइन द क्वाड्रिक स्टेट एंड प्रूव इट्स टू प्रॉपर्टीज। यानी कि आपको स्ट्रेस क्वाड्रिक का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बताना है और इसकी कोई भी दो प्रॉपर्टी जो है उसको वेल डिफाइन करके बताना है। विगत वर्षों की बात करें तो 2015-16 में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखो, स्टेटमेंट क्या है कि लेट
सिग्मा आई जे। अब इसमें कोई समझाने वाली बात तो नहीं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता है ना, जैसे आपका नाम होता है वैसे ही। लेट सिग्मा आई जे बी स्ट्रेस टेंसर बी ए स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट P, at a point P with respect to y j axis, ठीक है। then the equation सिग्मा आयोटा j जाई j इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट, ठीक है सर। ये था इसका स्टेटमेंट। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट है तो इसका भी कोई मतलब स्टेटमेंट होगा। तो क्या स्टेटमेंट है इसका, इफ़ क्यू बी ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, इफ़ क्यू बी ए पॉइंट ऑन द stress quadratic and if PQ equal to R, then normal stress at point P acting across the surface normal to PQ is inversely perpendicular, inversely proportional लेना होगा हमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट का स्टेटमेंट। रीड आउट कर देता हूँ वापस से। इफ़ क्यू बी ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एंड इफ पी क्यू इक्वल टू आर, देन नॉर्मल स्ट्रेस एट पॉइंट पी एक्टिंग अक्रॉस सरफेस नॉर्मल टू पी क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा स्टेटमेंट, याद रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो रखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सोल्व करके आना है तो। यानी कि ये कुछ ऐसा कह रहा है कि लाइक ये कोई डायग्राम है, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ y1, दिस इज डायरेक्शन ऑफ y2 एंड दिस विल बी y3, ओके। तो यहाँ पर सपोज ये कोई सरफेस एस है, कोई सरफेस नहीं, कोई रीजन आर है, और इसमें भी क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रेस वेक्टर हैं, ठीक है, वो मौजूद हैं n1 n2 n3, ओके। और इसको कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है। ये कोई स्मॉल सा क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस में ये एक प्लेट रखी हुई है, यहाँ पर ये स्ट्रेस वेक्टर है, ओके, सिग्मा आयोटा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जैसा इसमें बोला किसी पॉइंट P के ऊपर, है ना, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस पे इस सरफेस के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा इसने बताया है। साथ में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए R के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट थी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये मान सकते हो कि इसको अगर अपन प्रूफ करें, है ना, तो यहाँ पर इसका प्रूफ करें तो वो क्या होगा, जैसा कि सवाल में कहा है कि द नॉर्मल स्ट्रेस n, द नॉर्मल स्ट्रेस n
acting across the surface normal to PQ, ये तो स्टेटमेंट में कहा गया है। सो n इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आई जे एन आयोटा एन जे, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू आर, भाई डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे कुछ, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, आर ये वाला, इसके साथ में पी क्यू आर वो वाला नहीं, पी क्यू आर है ना। एन आयोटा इक्वल टू जाई आयोटा अपॉन आर एंड एन जे इक्वल टू जाई जे अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2, देन एन इक्वल टू सिग्मा आयोटा जे जाई आयोटा अपॉन आर इंटू जाई जे अपॉन आर। ओके, तो यहाँ से हमें एन इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा आयोटा जे जाई आयोटा जाई जे अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अगर क्या, अगर मगर कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू रख सकते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट n इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है सिग्मा आयोटा साइन आयोटा जाई आयोटा जाई जे, ये किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। ये तो पूछा था भाई, आर स्क्वायर होगा ना, के तो क्या कांस्टेंट है ना, के तो के कांस्टेंट तो अपना प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा एट ए पॉइंट P, एट ए पॉइंट P, ठीक है, एक्टिंग अक्रॉस द एरिया, एक्टिंग अक्रॉस द एरिया विच इज नॉर्मल टू PQ, is parallel to the normal surface of stress quadratic at point Q। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा एट ए पॉइंट P एक्टिंग अक्रॉस द एरिया विच इज नॉर्मल टू PQ इज पैरेलल टू द नॉर्मल सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट पॉइंट Q। ठीक है, प्रूफ करें इसको। स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सेम वही है। लेट सिग्मा आयोटा जे बी स्ट्रेस टेंसर एट पॉइंट P। ठीक है, देन स्ट्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन F इक्वल टू सिग्मा आयोटा जे साइन आयोटा साइन जे प्लस माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी सेकंड के लिए दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट F इक्वल टू डेल F अपॉन डेल
जाई के। ठीक है, अगर क्या, अगर मैं इस फंक्शन के लिए बात करूं, है ना, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। देन यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा आयोटा जे जाई आयोटा जाई जे। ठीक है, और ये जो जाई के है, इसकी वजह से इस फंक्शन को हम प्लस सिग्मा आयोटा जे जाई आयोटा जाई जे के, यहाँ पर आयोटा के, यहाँ पर ये जे है ना, ये जे है, और यहाँ पर साथ में इसके के भी आएगा। के क्यों आएगा, इस वजह से आएगा, डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से। कर लो, कितना सिंपल सा था। ओके, तो इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व आउट करोगे ना, तो ये आपके पास एक वैल्यू बनेगी। क्या वैल्यू बनेगी, सिग्मा आयोटा जे डेल आई के जाई जे प्लस सिग्मा आयोटा जे जाई आयोटा डेल जे के, है ना, फिर डेल एफ अपॉन डेल जाई के, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, आई से आई कटेगा, फिर ये आई कटेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा जे डेल के और जाई जे प्लस यहाँ से मिलेगा सिग्मा आयोटा डेल के जाई आयोटा, है ना। बट जाई जे इक्वल टू क्या होता है, आर एन जे होता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 सिग्मा जे के जाई जे, है ना। और यहाँ से जाई जे इक्वल टू क्या होता है, आर एन जे होता है। अगर मैं इसकी जगह 2 सिग्मा जे के आर एन जे लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जाई के इक्वल टू 2r इंटू सिग्मा जे के एन जे। ठीक है, जे के एन जे, और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 2r सिग्मा के, 2r सिग्मा के हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखा जाए, तो सिग्मा के की वैल्यू है, सिग्मा के इक्वल टू हमने रखा, ये एडिशन सेम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं ना हम यहाँ पर कि जो स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आयोटा है वो पैरेलल टू द नॉर्मल है स्ट्रेस क्वाड्रेटिक के, है ना। हेंस स्ट्रेस वेक्टर sigma iota is parallel to the normal to the surface of stress quadratic is PQ। प्रॉपर्टी सेकंड को इस तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। 15 मिनट का सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।